देखो यहां पर अगर बात करें अपन, यहां पर देखो यहां पर है द कंगारू मदर केयर हेल्प टू वेट गेन ऑफ बेबी, मेंटेन टेम्परेचर, इंक्रीज मदर इंक्रीज मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग। देखो जो कंगारू मदर केयर होता है, ये केएमसी से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। केएमसी का मैंने पहले शायद आप लोगों को पहले बता दिया था केएमसी के बारे में कि केएमसी कैसे करते हैं अपन। केएमसी क्या करते हैं, जो बच्चा होता है उसको माँ के कपड़ों के साथ में मतलब बच्चे के कपड़े खोलकर माँ के जो दोनों ब्रेस्ट है उनके बीच में लपेट के रखते हैं। मतलब एक तरह से बच्चे को और मदर को एक तरह से कंगारू की तरह केयर दी जाती है, जैसे कंगारू देता है ना उस प्रकार से। तो ये क्या काम करता है इसके अंदर, देखो एक तो वेट गेन यानी कि बच्चे के अंदर वेट गेन में हेल्प करता है, दूसरा मदर जो मदर और चाइल्ड है उसके बीच में बॉन्डिंग रखता है, और तीसरी बात करें अपन तो यहाँ पर ये जो मेंटेन टेम्परेचर यानी कि हाइपोथर्मिया से बनाए बचाने के लिए काम में आता है। कौन? कंगारू मदर केयर। वैसे आप लोगों को ये बता ही दिया था कि इसका जो यदि 2.5 जो वेट से मतलब वेट से कम है, ठीक है, यानी कि कहने का जिनका वजन कम है, तो वैसे जो जिनका वेट कम होता है उनको क्या है, प्री टर्म बेबी को क्या है, कंगारू मदर केयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अपन। हाँ चलो अपन बात कर लेते हैं अपन। यूपी वाले डाल सकते हैं लेकिन बट उन लोगों को क्या है, उन लोगों को वहां का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। यहां पर नेक रोल इज यूज्ड टू मेंटेन स्निफिंग पोजीशन ऑफ बेबी ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन, यानी कि जो नियोनेटल जो रिससिटेशन है उस समय हमें क्या है, जो स्निफिंग पोजीशन है तो उसमें स्निफिंग पोजीशन ऐसे करते हैं, है ना, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो नेक रोल करना पड़ता है, जो नेक है उसको क्या करना पड़ता है, नेक रोल करना पड़ता है रिससिटेशन के दौरान। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। यहां पर बात कर लेते हैं पेंटावलेट वैक्सीन इज यूज प्रिवेंट टू मतलब निमोनिया। देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो इन्फेंट है ना, इन्फेंट के अंदर जो इन्फेंट है यानी कि बात करें अपन यहाँ पे इन्फेंट की, अगर हम बात करें किसकी, चाइल्ड की, ठीक है, मोस्टली जो चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर जो जो कॉमन जो डेथ का कारण है ना, वो जो डेथ का कारण है क्या है यहाँ पर, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया सबसे ज्यादा जो कॉमन डेथ का कारण है। और जो पेंटावेलेट वैक्सीन है, जो पेंटावेलेट वैक्सीन है, इसके अंदर ये निमोनिया से बचाता है। निमोनिया से कैसे बचाता है, इसके अंदर जो वैक्सीन है आपको मैं बताता हूं, इसके अंदर जो वैक्सीन है कौन सा, हिब, ठीक है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये निमोनिया से प्रिवेंट करता है ना, निमोनिया से। ठीक है, इसके अंदर कितने, 5 वैक्सीन होते हैं। आप लोगों को उससे पहले मैं बता ही दिया था। डिप्थीरिया का होता है इसके अंदर, पर्टुसिस का होता है, टिटनस का होता है इसके अंदर, और किसका का होता है, हेपेटाइटिस बी का होता है, और एक हिब यानी कि हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा का होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमपीसीएचओ के अंदर पूछा हुआ था। एमपीसीएचओ जो एमपीसीएचओ का एग्जाम था उसमें पूछा हुआ था, इन आईसीयू मिनिमम 2 मिनट हैंड वॉशिंग शुड बी डन। कहने का मतलब जो आईसीयू होता है, आईसीयू का मतलब जानते हो, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट। तो अगर वहां पर आप काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 मिनट आपको हैंड वॉश करना है जब भी आप किसी पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर करना है। देखो क्या होता है, जो सर्जिकल यूनिट्स होती है वहां पर जैसे ओटी है, जैसे देखो 2 प्रकार का हैंड वॉशिंग होता है, एक तो मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है। तो सर्जिकल वाला तो टेक्निक्स अलग है, लेकिन अगर हम टेक्निक्स उसकी क्या है, थोड़ी इस प्रकार से उसमें हैंड को जो अप करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पर बात करें अपन इंटेंसिव केयर की यूनिट की, तो यहाँ पर कम से कम हमें नॉर्मली कितना 2 मिनट तक हैंड वॉश करना चाहिए। और अगर नॉर्मल एरिया की पूछे तो नॉर्मल एरिया के अंदर अपन को कितना 30 से 60 सेकंड तक हमें हैंड वॉश करना चाहिए। ये कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि नॉर्मल हैंड वॉशिंग कितना किया जाता है। ये डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के अनुसार है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 30 से 60 सेकंड जो सोप एंड वाटर से। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एमपीसीएचओ में कि ऑब्जर्वेशन केयर किसे कहते हैं अपन, है ना, ऑब्जर्वेशन केयर। तो जो ऑब्जर्वेशन केयर होती इज द केयर इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन ऑफ न्यू बोर्न, यानी कि जो न्यू बोर्न का आप रिससिटेशन कर रहे हो, यानी कि पुनर्जीवन। रिससिटेशन का मतलब यानी कि जो न्यू बोर्न है उसकी या तो पल्स नहीं चल रही हो, है ना, रेस्पिरेशन नहीं आ रहा हो, तब अगर आप उसको सीपीआर या उसको सीपीआर दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो इनिशियल जो केयर देते हैं आप,
इनिशियल जो आप चेकअप करते हैं उसके टेम्परेचर, ये सारे जो भी कैरोटिड पल्सर, ये सारी चेक करते हैं, उसे कहते हैं अपन ऑब्जर्वेशन केयर। तो ये पूछा हुआ था एमपीसीएचओ के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 फ्रेंच फीडिंग ट्यूब इज यूज्ड फीड टू न्यूबॉर्न। जो 6 फ्रेंच की, जो 6 फ्रेंच की जो ट्यूब होती है, ट्यूब जानते हो ना आप, ट्यूब, ये एनजी ट्यूब होती है, ऐसे एनजी ट्यूब होती है, उसको अपन किसके लिए, फीडिंग के लिए यूज करते हैं, किसमें, न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, अब न्यूबॉर्न के अंदर कब यूज करते हैं, हर न्यूबॉर्न के अंदर नहीं करते हैं इसको। इसको जैसे मान लो कोई क्रिटिकल न्यूबॉर्न है, जिसको मान लो उसमें सकिंग मतलब क्या है कि वो माउथ से क्या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में 6 फ्रेंच की हम यूज करते हैं। ठीक है, जो NICU होता है ना, NICU, निक्कू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, तो उनमें मोस्टली कौन सी, 6 फ्रेंच की ही यूज करते हैं अपन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखो, ये भी एमपीसीएचओ में पूछा हुआ था, द अम्बिलिकल कोड फॉल्स नॉर्मली 3 to 5 डेज। देखो, जो अम्बिलिकल कोड होती है 3 से 5 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ये फॉल हो जाती है। ठीक है, 3 से 5 दिन में। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी एमपीसीएचओ का आया हुआ क्वेश्चन है, एमपीसीएचओ में। यहां पर देखो, यहां पर, अब यहां पर देखो 6 महीने पर कितनी डोज दे सकते हैं, वहां पर देखो अभी आपने जितना भी पढ़ा वो कितना पढ़ा, 9 मंथ पर देते अपन, है ना, और फिर इसके बाद में कितने, 18 मंथ पे देते अपन, है ना, फिर एवरी 6 मंथ पे देते अपन। अपन ने सब लोग सब ये मैक्सिमम ये चीज देते अपन, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पूछा था कि आप 6 महीने पर कितनी दे सकते हैं, तो 9 मंथ पर कितनी देते हैं अपन, 1 लाख देते हैं अपन। तो 1 लाख की आधी कितनी होगी, 50,000, यानी कि 6 महीने पर अपन जो है 50,000 दे सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, यानी कि कहते कितने देते हैं अपन, यानी कि 50,000। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ, 9 मंथ पर 1 लाख देते हैं अपन। अच्छा, अब ये डेंगू वाला आप लोगों को पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया, डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिज इजिप्टाइपी मॉस्किटो। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो जो डेंगू है वो एडिज इजिप्टाइपी मॉस्किटो के द्वारा होता है, और इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, आप लोग जल्दी से बताओ फटाफट, इसका नाम क्या है, दूसरा नाम, डेंगू मॉस्किटो का दूसरा नाम क्या है, डेंगू मॉस्किटो का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से फटाफट बताओ, बताओ। वेरी गुड आरती, टाइगर मॉस्किटो, है ना, इसका जो दूसरा नाम है वो है टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज की वजह से होता है ना। देखो मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता हूँ। जो मलेरिया है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, ये फीमेल एनाफ्लीज, एनाफ्लीज की वजह से, है ना। और काला आजार है, काला आजार, ये किसकी वजह से होता है, सैंड फ्लाई की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन फाइलेरिया, है ना, तो ये किसकी वजह से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से, क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। वाउचूरिया ब्रोंकोप्टी, इसका जो वायरस होता है वो होता है वाउचूरिया ब्रोंकोप्टी। तो ये होता है। इसके अलावा और मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, इसके अलावा और मैं जो है, ये हो गया अपना, ये हो गया काला आजार, सैंड फ्लाइज हो गया, मलेरिया हो गया, है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ। देखो यहां पर है, नॉर्मल न्यूबॉर्न ऑक्सीजन सेचुरेशन इज 92 सॉरी 9 to 100। देखो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 90 से 100 के बीच में होता है। आप लोगों का भी ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो कितना होता है, 90 से 100 के बीच में होता है। यदि 90 से 100 के बीच में है तो यहाँ पर अपन को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 मतलब 90 से बिलो जाता है, जैसे मान लो 90 से बिलो जाता है, तो हमें क्या है, ऑक्सीजन लगाने की क्या है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है ना। आपको पता होगा ऑक्सीजन सेचुरेशन कोविड में कई पेशेंटों का डाउन हो गया था, है ना। क्यों डाउन हो गया था, क्योंकि ये लंग्स है, जो लंग्स है, जो लंग्स इन्फेक्ट हो जाने की वजह से क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर नहीं मिल पा रही थी, और उसकी वजह से क्या है, सेचुरेशन डाउन हो रहा था। ठीक है, तो अगर सेचुरेशन अगर 80 से भी नीचे जाता है, तो ऐसी स्थिति में
क्या करना पड़ता है अपन को, यानी 85 से नीचे जाता है तो हमें नॉन रीब्रीथिंग सॉरी क्या नाम, जो एनआईवी मास्क से वेंटिलेटर लगाना होता है। एनआईवी है ना, नॉन इंटेंसिव जो है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर मास्क होता है, एनआईवी मास्क उससे लगाना होता है। अगर उससे मेंटेन कर रहा है तो ठीक है, अगर उससे भी मेंटेन नहीं करता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इंट्यूबेशन करना होता है ना। उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ता है, इंट्यूबेशन करना होता है, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब डालकर वेंटिलेटर से सेट करना होता है। अच्छा, आप लोगों में एक नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूं, आप लोगों के जिंदगी में बहुत अच्छे से काम आएगा। वैसे मैं इस चीज के लिए मैं आपको बताता हूं, अच्छे से काम में आएगा आप लोगों के लाइफ में। देखो, आप जब आपका पेशेंट कभी कभी एडमिट होता है, आपने देखा कभी पेशेंट आपका एडमिट होता है तो, या आपका नॉन टू में कोई पेशेंट एडमिट हुआ होगा तो वो वेंटिलेटर पर होता है। किस पे होता है वो, वेंटिलेटर पर होता है। अब आपको कैसे पता करें कि पेशेंट की स्थिति सुधर रही है या नहीं सुधर रही है। कई कहते हैं कि यार वो तो वेंटिलेटर पे 4 दिन से वेंटिलेटर पे है ना। तो आपको एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, AFiO2, ये ध्यान रख लेना, AFiO2 ये पूछना है आपसे, AFiO2 ये पूछना। यदि AFiO2, ठीक है, AFiO2 किससे 30 से ज्यादा है ना, और उसका प्रेशर पूछना O2 का जो 30 से ज्यादा है FiO2, और इसके बाद में जो सेचुरेशन है ना SpO2 आपको देखना है। यदि सेचुरेशन ये FiO2 अगर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे मान लो 45 से 60 पे हो गया, तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट की स्थिति वो उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे FiO2 कम आता जा रहा है ना, FiO2 कम आता जा रहा है तो इसका मतलब पेशेंट की स्थिति में क्या सुधार होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने एक गुरु ज्ञान दे दिया है, नहीं तो आप लोगों को ना डॉक्टर बताएगा नहीं आप लोगों की क्या क्या चल रहा है, पेशेंट कितना स्टेबल है कितना नहीं है। तो इस चीज से आप ध्यान रख सकते हैं FiO2 से, ठीक है। वैसे यहाँ का पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने एक नॉर्मल में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यहां पर बात कर लेते हैं वेट एज, सॉरी वेट, ये एज है ना, यहां पर आप करेक्ट कर लेना जो भी आप लोगों को लगे। वेट एज लेस देन 1.5 kg ऑफ न्यूबॉर्न इज नोन एज वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ये तो इसके 3-4 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, LBW किसे कहते हैं अपन, LBW किसे कहते हैं अपन, और ये बताना आपको, ये तो यहां पर है, ये VLBW यहां पर है, ये है ना। और इसके अलावा आपको बताना है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, इसके बारे में आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। LBW वेरी गुड, है ना, यानी कि LBW का मतलब होता है कितने से, 2500 ग्राम से कम होना, ठीक है। और वेरी लो बर्थ वेट बेबी का मतलब होता है यानी कि कितने से, 1500 ग्राम से कम होना। और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी यानी कि 1000 ग्राम से कम होना, ठीक है, 1000 ग्राम से कम होना। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, शेकर टेप इज यूज टू मेजर अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये नाम पूछा जाता है, और यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इसका नाम पूछा जाता है कि मिड अपर आर्म का सरकमफ्रेंस किससे मेजर किया जाता है, तो वो शेकर टेप से मेजर किया जाता है। बात कर लेते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, मिल्क सिक्रेटेड फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज कोलेस्ट्रॉम, ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे भी। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि बताओ जो कोलेस्ट्रॉम होता है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, आप जल्दी से आप बता दो कौन सी एंटीबॉडी होती है, कब, जब तक कमेंट करके मैं नेक्स्ट पॉइंट को रोल स्क्रॉल करता हूं। बताओ जल्दी से बताओ कौन सी एंटीबॉडी थी, वेरी गुड, है ना, IgA। देखो रिकमेंडेड ऑफ 10 mg जिंक टेबलेट गिवन डायरिया 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो जिंक की टेबलेट है ना, जो 1 साल के बच्चे अगर उनको डायरिया होता है तो अपन कितना देते हैं, जिंक की टेबलेट 10 mg देते हैं, और इसको मैक्सिमम कितने दिन तक दे सकते हैं अपन, 14 डेज तक दे सकते हैं अपन। जो डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स के जो आते हैं उनके अंदर, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अंदर मैक्सिमम अपन इसको 14 डेज तक
दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एल्बेंडाजोल 400 mg वंस इज गिवन फॉर डीवर्मिंग, ठीक है। जो डीवर्मिंग के लिए अपन जो देते हैं वो एल्बेंडाजोल देते हैं। जो एल्बेंडाजोल होती है ये कौन सी ड्रग है, एंटी एंटी एंथेलमेंटिक, एंथेलमेंटिक है ना, एंटी एंथेलमेंटिक ये ड्रग होती है, ठीक है। तो ये देते हैं कितनी, 400 mg, सिंगल डोज देते हैं इसको, ठीक है, सिंगल डोज। चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस करा दिया। इफ द डायरिया इज लास्ट, है ना, डायरिया लेटेस्ट, मतलब ये देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, यदि 14 दिन से ज्यादा डायरिया रहता है तो इसे क्या कहते हैं अपन, परसिस्टेंट डायरिया। अगर कोई कहता है ना कि मान लो मेरे को दस्त है, तो अगर दस्त अगर 14 दिन से ज्यादा लगा रहता है तो उसे कहते हैं अपन परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है। अच्छा आप बताओ डिसएंट्री किसे कहते हैं अपन, डिसएंट्री, ये आप जल्दी से बताओ डिसएंट्री, तब तक मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दूसरे पॉइंट पर चलता हूं। डिसएंट्री बताओ फटाफट, है ना, डिसएंट्री किसे कहते हैं अपन, बताओ डिसएंट्री किसे कहते हैं अपन। हाँ, स्टूल के अंदर जो स्टूल होता है, स्टूल के अंदर क्या क्या आना, म्यूकस, म्यूकस प्लस ब्लड आना, म्यूकस और ब्लड दोनों आते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन डिसएंट्री, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, गुड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर बेबी माउथ वाइड ओपन, बेबी चिन टच द ब्रेस्ट, मेजोरिटी ऑफ एरियोला इनसाइड द बेबी माउथ। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एम्स के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी पूछा जाता है कि गुड जो ब्रेस्ट फीडिंग है, पहले तो आप लोगों को मैं बताता हूं, जो ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह होता है वो 1 से 7 अगस्त के बीच में इसको हर साल मनाया जाता है। ये आप लोगों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जो ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है इसमें क्या करते हैं अपन, जो बेबी होता है उसका जो क्या करना, जो माउथ एक तो ओपन होना चाहिए, है ना, दूसरी उसकी जो चिन है वो ब्रेस्ट से टच होना चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ एरियोला, जितना भी एरियोला है, जो ब्रेस्ट के चारों तरफ जो एरियोला होता है वो उसको पूरा कवर करते रहना चाहिए। जो एरियोला होता है ब्रेस्ट के साथ यहाँ पर निपल होता है और इसके चारों तरफ पर जो एरियोला होता है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे को आप जो दूध पिला रहे हैं वो बिल्कुल एकदम से गुड तरीके से पिला रहे हैं अपन, ठीक है। और अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसके बाद में उसको क्या करना होता है, बर्पिंग करना होता है। बर्पिंग का मतलब जानते हो ना, बर्पिंग यानी कि कहने का मतलब पीठ पर रखकर ऐसे ऐसे मारना होता है, ताकि जो उसका थपथपन होता है, पीठ थपथपन होता है, ताकि उसके जो एयर गया है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर उसको वोमिटिंग होती है, तो उसके बाद में बर्पिंग करना होता है ना। और एक और चीज है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको कब देना है बच्चे को, तो बच्चे की डिमांड पर देना है ना, डिमांड, ऐसा नहीं दिन भर उसको ब्रेस्ट फीड पिलाते रहना है, दिन भर उसको क्या है, ब्रेस्ट फीड ही पिलाते रहना है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। बच्चे की जितनी डिमांड है उसी के ऊपर ही अपन को देना है उसको ब्रेस्ट फीडिंग। देखो ये तो मैंने आपको डिस्कस करा ही दिया था, आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज बेबी कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्टार्ट कंप्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है। यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद में अपन क्या कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं अपन वीएनिंग, वीएनिंग, है ना, जो प्रोसीजर होता है कंप्लीमेंट्री फीडिंग का उसे कहते हैं अपन वीएनिंग। देखो द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है, ये पूछा हुआ था जो एमपीसीएचओ का एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ था कि फुल फॉर्म एनआरसी की मतलब क्या है, तो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। मान लो कोई जो तो सीवियर न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिशन वाला होता है, तो उनके लिए एनआरसी जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जैसे कि एम्स के अंदर भी है ना, तो ऐसे हर जगह मतलब यूनिट बनाई गई है, तो वहां पर न्यूट्रिशन जो बच्चे कुपोषण से संबंधित होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। 3 वैक्सीन, यहां पर एक ये पूछा होता है कितने वैक्सीन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने वैक्सीन वैक्सीन जन्म के समय दिए जाते हैं, 8 बर्थ के समय कितने वैक्सीन दिए जाते हैं, वहां पर ऑप्शन में था 3, 2, 6 ऐसे, तो कितने वैक्सीन दिए जाते हैं, तो वो 3 वैक्सीन देते हैं। आपको पता है बीसीजी देते हैं, ओपीवी देते हैं और हेपेटाइटिस से भी देते हैं। बीसीजी जो है वो कितना देते हैं, 0.05 ml जन्म के समय।
अगर जन्म के समय नहीं लगा तो 1 महीने बाद अगर इसको देना तो आपको 0.1 ml आपको देना होगा, ठीक है। ओपीवी कितना देते हैं अपन, 2 ड्रॉप से देते हैं अपन। और हेपेटाइटिस कितना देते हैं, हेपेटाइटिस 0.5 ml, ठीक है, ये देते हैं अपन, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इफ द वेट ऑफ न्यूबॉर्न 2 kg, है ना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यदि बच्चे का वजन अगर 2 किलो है तो आपको क्या करना है। तो ऐसे जो बच्चे का अगर वेट है, जो बच्चे का जो वेट है, वेट कितने 2 kg से कम है, यदि 2 kg से कम है तो ऐसे बच्चे में हमें हेपेटाइटिस का वैक्सीन नहीं देना चाहिए। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो पोलियो वाला, जो देखो अगर कोई सीवियर इल है, सीवियर इल है, तो ऐसे बच्चे में भी हमें क्या है, वैक्सीन नहीं देना चाहिए, है ना, ऐसे बच्चे में हमें क्या है, वैक्सीन नहीं देना चाहिए। और एक और चीज बताता हूं मैं, HIV जो पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव का जो HIV पॉजिटिव कोई बच्चा है तो उसे लाइव वैक्सीन नहीं देना है, लाइव वैक्सीन नहीं देना है, ये ध्यान रख लेना, उसको लाइव वैक्सीन नहीं देना है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, इसको बात कर लेते हैं अपन। इफ द चाइल्ड इज 2 ईयर, मेल चाइल्ड सीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, 11.5 सेमी से क्या है उसको, 5 सेमी उसका, इससे कम क्या है उसका मतलब, कहने का मतलब 11.5 सेमी उसका मिड, जो अपर आर्म का जो सरकमफ्रेंस है। और बाईपेडल, बाईपेडल का मतलब जानते हो ना, ये यानी कि जो पाँव यहाँ पर क्या है उसको सूजन हो रही है, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, तो देखो ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, ये जो सूजन है वो किसमें, क्वाशोरकर में होती है ना। तो इसका मतलब ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। आपको मैंने बताया था क्वाशोरकर, उसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है और उसमें क्या है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग होने लगती है। तो ये उस कंडीशन को डिपेंड करता है, तो यानी कि उसको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। देखो when given iron syrup 4-year-old child, then you should advise to mother citrus fluid added, ठीक है। जब आप 4 साल के 4 साल या कोई भी हो, ठीक है, यहां पर कोई 4 साल से मतलब नहीं है, जब आप आयरन दे रहे हो, आयरन, आयरन, तो इसके साथ में आपको क्या है, विटामिन सी, जो विटामिन सी है वो इसके अंदर हेल्प करता है, किसके एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो जो विटामिन सी है किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जानते हैं, खट्टे फल, जैसे ऑरेंज है ना, आंवला है, तो ऐसे में पाया जाता है। तो आपको उसको ऐड करना ताकि जो आयरन है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखो क्या होता है कि जो सीएचओ का जो एग्जाम है, सीएचओ के एग्जाम के अंदर ये सारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीएचओ और एएनएम के एग्जाम के अंदर, क्योंकि इनमें से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। लेटरल साइड ऑफ हील ऑफ न्यू बोर्न यूज टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर ब्लड शुगर टेस्ट, यानी कि जो न्यू बोर्न है, न्यू बोर्न की लेटरल साइड, हील की जो है, उसके पांव है, पांव की जो हील है उसकी कौन सी, लेटरल साइड। लेटरल साइड का मतलब जानते हो, यानी कि जो बॉडी से आउटसाइड की तरफ होती है उसे कहते हैं अपन लेटरल साइड। तो वो यूज करते हैं अपन सैंपल कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। देखो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो जिंक की टेबलेट कितने 14 डेज तक अपन इसको देते हैं अपन। अच्छा ये एक है, इफ द चाइल्ड हैव डलनेस, लेथार्जिक, कोल्ड टू टच, यू शुड डू इमरजेंसी मैनेजमेंट, रिमूव वेट क्लॉथ, स्विच ऑफ द एसी, फैन, कवर द चाइल्ड विद वार्म क्लॉथ्स एंड केप सॉक्स एंड डू द ब्लड शुगर टेस्ट। देखो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर बच्चा लिथार्जिक है और डल है तो दोनों कंडीशन, एक तो हो सकती है हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कहने का मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, लो है। और आप लोगों को मैंने पहले बोला है कि जो हाइपोथर्मिया होता है इसे साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें ब्लड शुगर क्या करना है, ब्लड शुगर टेस्ट भी हमें करना है, क्योंकि बच्चे को अगर कुछ खाया नहीं है तो उसकी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, बच्चा क्या है, लिथार्जिक हो सकता है ना, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में भी लिथार्जिक हो सकता है और डलनेस हो सकता है। तो ये आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है बच्चे का। तो ये भी सीएचओ का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ था, है ना। चलो
बात कर लेते हैं ये इस पॉइंट की, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स आर गिवन टू प्री टर्म लेबर, ठीक है, जो प्री टर्म लेबर होती है उसको अपन को कौन से ड्रग देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या है, वो जो लंग्स होते हैं वो मेच्योर नहीं होते हैं। तो आप लोगों से एक ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि बच्चों के जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनके लंग्स मेच्योर करने के लिए कौन सी दवा देते हैं, तो वो देते हैं अपन कौन सी, कोर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे बेक्लोमेथासोन हो गया, बेक्लोमेथासोन, है ना, मेथासोन हो गया, या फिर बेटनामेथासोन हो गया, है ना, या फिर वाइसोलोन हो गया, वाइसोलोन, है ना, या फिर डेक्सोना हो गया, है ना, सॉरी डेक्सोमेथासोन, डेक्सोमेथासोन। तो ये है ना बेटनोमेथासोन, है ना, बेक्लोमेथासोन, सॉरी बेटनोमेथासोन, टेनोमेथासोन, ये आएगा बेटनोमेथासोन, ये। तो ये बेक्लो नहीं है, बेक्लो नहीं है, बेक्लो यहाँ पे बेटनामेथासोन है ना, वाइसलोन है और डेक्सोमेथासोन है। तो ये सब क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के लिए अपन देते हैं अपन, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो, ऑन एंटेनेटल विजिट फ्लोइंग टेस्ट आर शुड बी डन। देखो आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है कि एंटेनेटल विजिट है वो डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितनी बार करवाना चाहिए, मिनिमम कितनी एंटेनेटल विजिट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिखो और मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूं। जल्दी से बताइए मिनिमम एंटेनेटल विजिट कितनी करना चाहिए। कितनी, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, है ना आरती, 4 चेकअप, है ना, कम से कम 4 चेकअप अपन को करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, देखो हम जैसे एंटीनेटल में आया था सबसे पहले तो हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है, यूरिन शुगर चेक करना है, अगर फिर यूरिन एल्ब्यूमिन चेक करना है। इनसे हम क्या पता लगा सकते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं प्री एक्लेम्शिया, है ना, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन को हम पता लगा सकते हैं। देखो हीमोग्लोबिन तो अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन यूरिन शुगर को और इनसे अपन एल्ब्यूमिन से इनको अपन क्या प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन को पता लगा सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो काफी अपन ने पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपन, प्री टर्म लेबर किसे कहते हैं अपन, यानी 37 सप्ताह के पहले जो जन्म होता है उसे कहते हैं अपन प्री टर्म लेबर। देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, है ना। देखो मोस्ट कॉमन अनीमिया फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन इज डायमोर्फिक अनीमिया। देखो डायमोर्फिक अनीमिया होता क्या है, डायमोर्फिक अनीमिया ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं अपन। डाई का मतलब क्या होता है, दो, तो इसके अंदर कौन कौन से, एक तो है आयरन और दूसरा है न्यूट्रिशन, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब दो कंडीशन में अनीमिया होता है, एक तो आयरन की डिफिशियंसी से होता है और दूसरा न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से होता है। तो दोनों डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसलिए अपन क्या है डायमोर्फिक अनीमिया सबसे कॉमन पाया जाता है किसके अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। अब मैं आप लोगों को एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मान लो ये डायमोर्फिक आपके ऑप्शन में नहीं है, ये क्या है ऑप्शन में नहीं है, अब आपको क्या लगाना भैया, तो ऑप्शन में नहीं है तो फिर सबसे कॉमन होता है, होता आयरन, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, ये ध्यान रख लेना, ये होता है सबसे कॉमन होता है, फिर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। समझ में आ गया आप लोगों को, ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ऐसी चीजों को आप ध्यान रखा करो, इनको नोट करके रखा करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसी तो चीजें छोटी छोटी चीजें होती है वो गलत कर देती है। अब आपको एग्जाम में आ जाता डायमोर्फिक तो आया नहीं, कहेंगे आप सर ने तो डायमोर्फिक पढ़ाया था, हमें तो यहाँ तो ऑप्शन में मिला ही नहीं डायमोर्फिक। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्वेश्चन वहीं से बनता है लेकिन वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ वेरी गुड आरती, 11 ग्राम से कम होने को उसे क्या कहते हैं अपन, देखो यहां पर है इफ द प्रेग्नेंट वुमेन हीमोग्लोबिन लेस देन 9 ग्राम परसेंट शी मस्ट बी एडवाइज टू आयरन सुक्रोज, है ना। अगर 9 ग्राम से कम है ना, 9 ग्राम है उससे कम है तो अपन को आयरन सुक्रोज देना होता है। अगर 7 ग्राम तक आ गया अपन को तो हमें क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ेगा, समझ में आ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
समझ में आ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अगर 9 ग्राम है तो अपन आयरन सुक्रोज दे सकते हैं उसको, है ना, लेकिन अगर 7 ग्राम से कम आ गया तो हमें उसको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही है। ठीक है, आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है 11 ग्राम पर डीएल, 11 ग्राम पर डीएल से अगर कम होता है तो उसे कहते हैं अनीमिया, अनीमिया। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो, हाँ ठीक है, यानी कि उसको अपन क्या है, आयरन सुक्रोज देना है। ठीक है, एक मिनट में आप लोगों को इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। तो जो हीमोग्लोबिन है अगर 11 ग्राम से कम है तो इसे कहते हैं अपन क्या कहते हैं अपन, अनीमिया। ठीक है, चलो तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। प्रीमी ग्रेविडा वुमेन फील्स द फीटल मूवमेंट 18 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, जो प्रीमी ग्रेविडा होती है वो कहते हैं 18 से 20 सप्ताह पर क्या है, मूवमेंट महसूस करती है ना। इसे क्या कहते हैं अपन, क्विकनिंग कहते हैं। आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं क्विकनिंग कहते हैं इसे, है ना। और मल्टीग्रेविडा कब कब महसूस करती है, मल्टीग्रेविडा बताओ आप लोग, बताओ इसको, बताओ फटाफट बताओ, मल्टीग्रेविडा कब महसूस करती है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा था, मेरे को याद आते आते वो पॉइंट थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि 1 यूनिट आप ब्लड इन्फ्यूज करोगे, तो 1 यूनिट आप ब्लड इन्फ्यूज करोगे तो 1 ग्राम, 1 ग्राम क्या बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को याद आ रहा था, आते जाते थोड़ा सा रुक गया हो, है ना। तो फिर मैंने दोबारा अभी याद आया कि 1 ग्राम, 1 यूनिट को अगर आप चढ़ाते हो तो 1 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। अब कोई कहे कि मान लो 7 ग्राम है तो उसको कितना चाहिए, कम से कम 4 यूनिट चाहिए, 3 यूनिट चाहिए उसको 10 ग्राम करने के लिए, है ना। चलो, ओ माय गॉड, है ना। बात कर लेते हैं यहां पर, देखो, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी कीप 10 मिनट्स इन क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर डिसइंफेक्शन। आप लोगों में बताता हूं, वैसे तो देखो ये क्या है, ये पूछा हुआ है कि क्लोरीन सॉल्यूशन में कितने समय तक अपन रखते हैं, है ना। वैसे नो मोस्टली अपन इसको अभी डिसइंफेक्शन के लिए इनको यूज नहीं करते अपन, है ना। लेकिन फिर भी सीएचओ एग्जाम में इसको पूछा हुआ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 10 मिनट कम से कम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको 10 मिनट तक यूज करना है। हॉस्पिटल के अंदर जो डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं वो किसको यूज करते हैं, वो करते हैं ग्लूट्रेल डिहाइड को, ग्लूट्रेल डिहाइड, है ना। हॉस्पिटल के अंदर जो करते हैं अपन किसको यूज करते हैं, ग्लूट्रेल डिहाइड को, है ना, डिसइंफेक्शन के लिए। डिसइंफेक्शन के लिए अलग अलग जो अलग अलग है डिसइंफेक्शन का, पहले तो आप, डिसइंफेक्शन होता है इसके अंदर जो जो है क्या नाम, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कर देते हैं अपन, किल कर देते हैं अपन, है ना। तो ये इसे कहते हैं अपन डिसइंफेक्शन के लिए मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर ग्लूटेन डिहाइड यूज करते हैं, और इसको 14 डेज के अंदर चेंज करना पड़ता है। इसका जो पानी का एक बार घोल बना रहता है ना, उसको अपन क्या है 14 डेज के अंदर क्या है चेंज करते हैं अपन ग्लूटेन डिहाइड को, है ना। चलो, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है, यानी कि निर्जमीकरण, जो भी आप देखते हो ना, जो अपन जो इंस्ट्रूमेंट करते हैं, अपन यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इनको निर्जमीकरण का जो बेस्ट मेथड है वो है ऑटोक्लेव, है ना। ऑटोक्लेव का कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बेस्ट मेथड है, वो है ऑटोक्लेव। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो, द प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एंड ब्लैक आउट, सजेस्ट सीवियर प्री एक्लेम्शिया। देखो, यहां पर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, कंप्लेन कर रही है हेडेक और एब्डोमेन पेन और वोमिटिंग। ब्लैक आउट का मतलब जानते हो, आंखों में अंधेरी आ जाना, जैसे कहते हैं ना मेरे आंखों में बिल्कुल अंधेरी आ गई है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, उससे कहते हैं अपन ब्लैक आउट, है ना।
तो ये जो सिम्टम है वो किसका है, ये है सीवियर प्री एक्लेम्शिया का। तो आप ध्यान रख लेना, एग्जाम के अंदर आप लोगों से इनमें से कोई भी एक सिम्टम पूछ के पूछा जा सकता है कि कौन सा सिम्टम है, किसका है ना। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तब आप लोग मेरे जवाब को आप लोग उसका आपको जवाब देना है। 16 वेज नंबर कैनुला इज यूज फॉर इन केस ऑफ पीपीएच हेमोरेज। ठीक है, ध्यान रख लेना 16 गेज का, जो 16 गेज का जो कैनुला होता है वो किसमें यूज करते हैं अपन, पीपीएच में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमोरेज। बताओ पोस्टपार्टम हेमोरेज कितने से ज्यादा ब्लीडिंग होता है उसे अपन पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं अपन। बताओ जल्दी से बताओ, पीपीएच किसे कहते हैं अपन। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूं, फटाफट बताओ। वेरी गुड आरती, 500 से, है ना। अब यहां पर अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं, यहां पर आप लोगों को ये नहीं दिया, पीपीएच नहीं दिया, पीपीएच की कंडीशन नहीं दिया आपको। अब आप लोगों से पूछ लिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितने नंबर का कैनुला यूज करते हैं, फिर बताओ मोस्ट कॉमन। बताओ बताओ फटाफट बताओ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ये आपको यहाँ पीपीएच नहीं दिया आपने, आपको ऑप्शन में। अब बताओ आप जल्दी से बताओ। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड, है ना। गजेंद्र पटेल, वेरी गुड। हम देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सिर्फ सिंपल पूछा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो यहां पर जो हम करते हैं वो 18 ग्वेज का, ठीक है, 18 ग्वेज का कैनुला यूज करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ग्वेज अच्छा रहेगा उसमें से क्या है आरबीसी डैमेज नहीं होगी, तो इसलिए हम 18 ग्वेज का सबसे कॉमन यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलो अब मैं आप यहाँ पर बात करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैव प्रीवियस एलएसटीएस, है ना, लोअर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। इट कैस हाई रिस्क प्रेगनेंसी शुड बी डिलीवर्ड इन गायनेकोलॉजिस्ट। कहने का मतलब कोई भी जो प्रेग्नेंट है उसको क्या है, पहले से ही क्या है, उसको सिजेरियन सेक्शन हुआ है ना, यानी कि पहले उसको पहली जो डिलीवरी है वो सिजेरियन से हुई है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। यानी कि ऐसे जो ऐसा पेशेंट होता है उसकी जो डिलीवरी है वो गायनेकोलॉजिस्ट से ही करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई दाई है ना, कोई एएनएम है ना, या फिर कोई सीएचओ है, ये नहीं कराया गया इसका। ऐसे को क्या है, हाई रिस्क होती है, इसको गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है ना। अच्छा ये भी आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुका था, अंतरा इज न्यूली लॉन्च्ड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, जो अंतरा है वो न्यूली लॉन्च्ड है कौन, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। आपको पता है इसको मैंने, ये 3 महीने में एक बार देते हैं, है ना, हर 3 महीने के अंदर एक बार देते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। और चलो, if pregnant women iron and if pregnant women hemoglobin less than normal hemoglobin, 1 tablet iron and folic acid given 6 month, है ना, ये सीएचओ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 100 mg आयरन और प्लस 500 mg, ठीक है। अगर उसका यानी कि प्रेग्नेंट लेडी का नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, आप लोगों को एक टर्म है यहाँ पर, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो प्रेगनेंसी के दौरान इन दोनों को कितने दिन तक देते हैं अपन, 100 डेज तक, 100 दिन तक देते हैं अपन, है ना, नॉर्मल है। लेकिन उसका नॉर्मल नहीं है और उसका क्या है कम है, तो उसको कितने दिन तक देते हैं अपन, आयरन और फोलिक एसिड की जो एक एक गोली है वो 6 महीने तक देते हैं, है ना, ठीक है। चलो यहाँ पर मीसोप्रोस्टोल ऑक्सीटोसिक एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो कौन सा ऑक्सीटोसिक एजेंट है जो रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होती है। तो देखो जो इसको फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है, जो फ्रीज होता है ना, फ्रीज है ना, फ्रीज जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी जरूरत नहीं है इसको, मीसोप्रोस्टोल को। मीसोप्रोस्टोल की टेबलेट आती है 200, यानी कि 200 इसकी आती है, 200 माइक्रोग्राम की आती है, सॉरी एमजी की आती है, 200 mg की। तो ये जो टेबलेट होती है
ये इसको अपन ऐसे ही रख सकते हैं। इसके लिए क्या है कि जो जरूरत नहीं होती है फ्रीज की इनकी, ठीक है। जैसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ऐसे तो अपन क्या है फ्रीज के अंदर रखा जाता है। टू 200 mg की बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कॉजेज ऑफ एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन और वेसिकुलर मोल। शायद ये मैंने डिस्कस करा दिया था आपको कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण जो है वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, या तो यानी कुछ कंटेंट अंदर रह चुका हो, और या फिर वेसिकुलर मोल हो, यानी गर्भाशय के अंदर कोई ना कोई वहां पर मोल हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं। बताओ जो प्रेगनेंसी होती है इसको कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, कितने ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है, बताओ आप लोग फटाफट, कितने ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को डिवाइड किया गया है, जल्दी से आपका कमेंट होना चाहिए। बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो कितने, 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहा, यानी कि कहने का मतलब 12 वीक्स तक का, जो 12 वीक्स तक का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसके अंदर जो भी ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है या वेसिकुलर मोल हो सकता है। क्योंकि इस समय में तीन जो पहले सप्ताह होता है, पहले सप्ताह में पूरी प्लेसेंटा, सॉरी पहले वीक्स के जो ट्राइमेस्टर है इसके अंदर प्लेसेंटा भी पूर्ण कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से नहीं बनती है ना। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा जो कॉमन हो सकता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है और वेसिकुलर मोल हो सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट की बात करें अपन, रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा इज मेजर कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, है ना, सेकेंडरी पीपीएच। अच्छा देखो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ या मैं आपको बताता हूँ, जो हम बात करें किसकी, पीपीएच की, तो पीपीएच का मतलब होता है पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज। अब ये 24 घंटे के पहले अगर मान लो पीपीएच हो गया तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी, और 24 घंटे के बाद में हो रहा है ना, 24 आवर के बाद में हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी पीपीएच, है ना, सेकेंडरी पीपीएच। दोनों कंडीशन है 500 ml से ज्यादा ब्लड निकलना चाहिए, है ना, ठीक है। वेरी गुड, हाँ, दया राजपूत, वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम बात करें किसकी, देखो सेकेंडरी पीपीएच यानी कि 24 आवर के पहले, 24 आवर के बाद में, तो ये बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के कुछ बिट्स अंदर रह जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, क्या है, मेजर कॉज है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, कि सेकेंडरी पीपीएच। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सबसे कॉमन कॉज क्या है पोस्टपार्टम हिमोरेज का, तो सबसे कॉमन कॉज है वो है एटोनिक यूट्रस। ध्यान रख लेना, मैंने आप लोगों को पहले बोल चुका हूं मैं, सबसे कॉमन कॉज है वो एटोनिक यूट्रस, है ना, ठीक है। चलो देखो ये पॉइंट भी मैंने यहां पर बता दिया, एटोनिक यूट्रस इज मेजर कॉज ऑफ पीपीएच, पीपीएच का सबसे कॉमन कारण है। बात कर लेते हैं यहां पर, यूट्राइन मसाज 10 यूनिट ऑक्सीजन एंड कंट्रोल कॉन्ट्रेक्शन आर कंपोनेंट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ध्यान रख लेना, देखो ऑक्सीटोसिन कितना 10 यूनिट और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्टेज ऑफ लेबर है, ये मैंने पहले बता चुका हूं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, इनमें डिवाइड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अब जो सेकंड थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज के अंदर कितनी नॉर्मली ये होती है कितनी की 15 मिनट के लगभग की होती है ना, 15 मिनट की, ठीक है। अब इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा बाहर आती है, प्लेसेंटा। तो ऐसे स्टेज में क्या करते हैं अपन, इसका एक्टिव मैनेजमेंट है, यहाँ ध्यान रख लेना, इसका क्या है, ये एक्टिव मैनेजमेंट है, क्योंकि थर्ड स्टेज के मिसमैनेजमेंट से क्या हो सकता है, पीपीएच पोस्टपार्टम हिमोरेज हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जो थर्ड स्टेज है इसको हमें अच्छे से मैनेज करना है, एक्टिव मैनेजमेंट करना है। तो इसमें क्या करना है, 10 यूनिट तो क्या लगाना है अपन को, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना है, और इसके साथ साथ में जो गर्भाशय है उसके ऊपर क्या करना है अपन को, मसाज करना है, ठीक है। और मतलब और उसके ऊपर क्या है, कंट्रोल कोट्रैक्शन, और जो उसके ऊपर जो क्या है, जो प्लेसेंटा है, यानी कि एक तरह से अम्बिलिकल जो कोड है उसके ऊपर कंट्रोल कोड ट्रैक्शन लगाना, ताकि वहां से प्लेसेंटा क्या है
वहां से निकल जाए। ठीक है, तो ये एक्टिव मैनेजमेंट है। ये पॉइंट में मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं। द चेस्ट रेशियो कंप्रेशन वेंटिलेशन इन अडल्ट 30:2, ये 30:2 होता है। ठीक है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए बार बार मैं इसको, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट करवाना पड़ता है आप लोगों को, ताकि ये आप लोगों को याद रहे। एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर, इन हैंड वॉशिंग फॉलो 6 स्टेप फॉर 6 सेकंड। देखो, जो हैंड वॉशिंग की है वो 6 स्टेप होती है। हैंड वॉशिंग की कितनी स्टेप होती है? 6 स्टेप होती है। और कितने? 60 सेकंड। मैंने आप लोगों को अभी बोला था 30 से 60 सेकंड। किससे? सोप से। अगर आप लोगों से पूछे जाए कि हैंड रब से कितना करते हैं अपन? हैंड रब बताओ, हैंड रब से अपन हैंड रब कितना करते हैं? जो हैंड रब जानते हो ना आप, वो अपन कोविड के समय जो आता है उससे अपन ऐसे कर करके जो हाथ करते हैं उससे कितना 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 टाइम तक करते हैं अपन? बताओ हैंड रब्स क्या? बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, लेबर की तो फोर फोर स्टेज होती है। आप लोगों को मैंने पहले बोला था लेबर की कितनी होती है? 4 स्टेज, है ना? 4 स्टेज होती है लेबर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना? तो पहले में तो सर्विक्स डायलेशन होता है, दूसरे में बच्चा निकलता है, तीसरे में प्लेसेंटा निकलती है, और चौथी होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, है ना? ये 4 स्टेज होती है लेबर की। ठीक है, हाँ। बुक्स में 7 स्टेप दिया गया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, बुक्स में है ना 7 स्टेप दिया गया है। लेकिन क्या होता है, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो सीएचओ का जो एग्जाम था, है ना, जो सीएचओ का एग्जाम था उसके अंदर 6 स्टेप को माना गया है, क्योंकि इसके अंदर जो हैंड वॉशिंग होता है, वो हैंड वॉशिंग भी क्या है, मतलब बहुत सारी जो स्टेप है समय समय के अनुसार रिवाइज होती रहती है, और सब मतलब हटाया जाता है। तो इसके अंदर जो मोस्टली है वो क्या है, देखो अभी 6 स्टेप है, ये जो 7 स्टेप है इसको अपन मतलब जो 7 स्टेप को अभी यूज नहीं कर रहे हैं। मोस्टली अपना जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, है ना, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ और स्टेप 5 और स्टेप 6, जो सेकंड ये 7 स्टेप है इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अभी क्या है, अपन डब्ल्यू 1 2 3 और 4 और 5 और 6 है। कहने का मतलब पहले ऐसे करना है, फिर इसके बाद में ऐसे करना है, फिर ये करना है ऐसे, है ना, फिर फिर अपन को ऐसे करना है, फिर इसके बाद में ऐसे ऐसे, और इसके बाद में अपन को हैंड वॉश कर लेना है। ठीक है, तो ये 7 स्टेप, जो 7 नंबर वाली स्टेप है, इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको डब्ल्यूएचओ ने अभी हटा दिया है। ठीक है, तो अपन अभी जो करंट में यूज कर रहे हो, कितनी स्टेप यूज करते हैं अपन? 6 स्टेप यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को स्टेप के बारे में ना, तो ये स्टेप होती है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तो ये सभी आप लोग तैयारी करो, इसके पॉइंट देखो, है ना? जिसको भी कोर्स बाई करना है वो बाई कर सकता है, जो कोर्स है उसको आप बाई कर सकता है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। अच्छा, मैं इसका एक आप लोगों को सुमन 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 यानी कि सीधा उल्टा, है ना, सीधा उल्टा, और ये मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा था, इसका मैंने ट्रिक से अगर याद रह जाए तो, वैसे आप ये याद रख लो, इतना इतना नहीं पूछा जाता है वो, है ना, ये पूछा जाता है स्टेप, कितनी स्टेप यूज करते हैं, तो ये अपन यूज करते हैं वो 6 स्टेप यूज करते हैं। मैं एक ट्रिक मेरे को याद था, अभी याद आ नहीं रहा है ना, तो मैं जब भी याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो ट्रिक है, उससे अपन को मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना। चलो, इन ए प्रेग्नेंट वुमेन विद एक्लैम्प्टिक सीजर लोडिंग डोज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लोडिंग डोज ऑफ MgSO4 10 ग्राम एंड 5 ग्राम ऑन ईच बटक बाय डीप इंट्रामस्कुलर। देखो, ये जो किसकी, एक्लैम्प्टी, एक्लैम्प्टिक, सॉरी एक्लैम्प्टिक, जो एक्लैम्प्टिक जो सीजर है,
उसमें अपन जो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, इसकी जो डोज देते हैं वो 5-5 ग्राम, यानी कि ईच बटक के ऊपर कितने देते हैं, जैसे मान लो दोनों बटक से, तो दोनों बटक के ऊपर देते हैं अपन 5-5 ग्राम, ठीक है, 5-5 ग्राम अपन देते हैं अपन। अच्छा बताओ, MgSO4, जो MgSO4 है, इसका एंटीडोट कौन है? एंटीडोट बताओ, इसका MgSO4 का एंटीडोट बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, MgSO4 का एंटीडोट कौन है? अच्छा, सुमन का नाम है, हाँ, वेरी गुड, है ना, कैल्शियम ग्लूकोनेट, चलो वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छे से जवाब देते हो आप लोग, है ना, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो यहां पर है, ए प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विद PROM, इसका मतलब होता है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, PROM, यानी कि पहले ही उसकी जो डिलीवरी है उसके पहले ही क्या होगी, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है ना, जो उसकी क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, रप्चर हो गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक तो मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है और कंप्लेन कर रहा है लूज मोशन की, फीवर और एब्डोमिनल पेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब क्या होता है, सेप्सिस यानी कि क्या है, यानी कि संक्रमण, ठीक है, संक्रमण हो सकता है, उसको तीव्र संक्रमण हो सकता है ना, या फिर ब्लड संक्रमण हो सकता है। तो ये कहने का मतलब ये इसको इंडिकेट करता है, किसको, सेप्सिस को। बात करें यहां पर, द एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज फॉर HIV इन्फेक्शन। आप लोगों को ये कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है वो कौन सी यूज करते हैं अपन, मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी किस डिजीज में यूज करते हैं, तो ये HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, इसके संक्रमण के अंदर देते हैं। और एंटी जो रिट्रोवायरल है इसके अंदर जैसे जेडुविडिन, लेमिडोविडिन, है ना, और जीडोविडिन है, लेमिडोविडिन है, नेविरापाइन है, नेविरापाइन, ध्यान रखना, नेविरापाइन, इसका कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था, नेविरापाइन। ये क्या है, मदर, जो मदर होती है, मदर से, है ना, मदर से फीटस, फीटस के अंदर जो संक्रमण है उसके लिए काम में ली जाती है कौन सी, नेविरापाइन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है नेविरापाइन के बारे में, है ना। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत काफी, मैंने भी इसके ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, ये WHO ने अभी नया नया ऐड किया हुआ है, HIV पॉजिटिव मदर कैन ब्रेस्ट फीड हर न्यूबॉर्न बेबी इफ ART, ठीक है, अगर मान लो वो ART ले रही है, ART का फुल फॉर्म भी क्या है, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, यदि ART ले रही है तो वो उसके बच्चे को क्या करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग, कब तक, 6 मंथ तक, ध्यान रख लेना, 6 महीने तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, फिर इसके बाद में उसको क्या है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कराना है। ये WHO की जो नई गाइडलाइन है उसके अंदर है ना, तो ये भी जो MPCHO का एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ था, है ना। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट वुमेन इफ वन मोर पार्ट, है ना, जैसे आप जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन की आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके अंदर यदि 2 से ज्यादा पार्ट अगर महसूस हो रहे हैं आपको, डिफरेंट और डिफरेंट हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है ना, मैंने आप लोगों को शायद बताया था। अच्छा आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो फीटोस्कोप है, फीटोस्कोप से हम कौन से वीक पर हार्ट साउंड सुन सकते हैं, वीक पर हम हार्ट साउंड सुन सकते हैं, बताओ, फीटोस्कोप से, किसी को पता है तो जल्दी से बताओ कमेंट करके, फीटोस्कोप से। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, आपने तो ट्रिक बता दी है, मेरे को ट्रिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, आपने बहुत अच्छे से ट्रिक बताई है।
है ना, बहुत अच्छे से, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड आरती, है ना, सोनी, है ना, संजीव, कृष्ण गोपाल, बहुत अच्छे से आप लोगों के अच्छे जवाब आते हैं। जब आपके जवाब आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, इसीलिए बीच बीच में आप लोगों के जवाब भी पूछते रहता हूँ ताकि आप लोग, है ना। चलो, तो फीटोस्कोप से जो अपन कब चेक करते हैं, फीटो से 18 से 20 वीक्स पर, जो 18 से 20 वीक्स की जो होता है तब उसको अपन फीटोस्कोप से मतलब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच इज कॉल फॉर हेल्प आईवी कैथेटराइजेशन इज एंड सैंपल फॉर कलेक्शन ऑफ क्रॉस मैचिंग 40 यूनिट आरएल विथ यूट्राइन मसाज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है एटोनिक पीपीएच। देखो एटोनिक पीपीएच का मतलब होता है जैसे ये यूट्रस है, ये यूट्रस क्या है, वापस कॉन्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में एटोनिक पीपीएच है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करना है अपन को, आईवी कैथेटराइजेशन यानी कि कैनुला लगाना है। कैनुला क्यों लगाना है, कि हो सकता है हमें क्या है, इसकी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत तेज ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए हमें क्या लगाना है, कैनुला लगाना है, यानी पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमें फ्लूइड देना है। इसके बाद में अपन को सैंपल कलेक्शन करना है क्रॉस मैचिंग के लिए, और 40 यूनिट अपन को क्या है, ऑक्सीजन उसको सॉरी ऑक्सीटोसिन उसको किसमें, आरएन यानी कि रिंगर लैक्टेट के अंदर डाल के अपन को लगाना, और यूट्राइन ये जो गर्भाशय उसकी क्या करना है, मसाज करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखो इनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो फिर जैसे मान लो बन गया, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच, ऑप्शन ए आईवी कैथेटराइजेशन, ऑप्शन बी सैंपल ऑफ ब्लड कलेक्शन, डी 40 यूनिट विद आरएल, और सॉरी या फिर लिख दिया आपसे ऑल ऑफ अबव। तो ऐसे में क्या है, आपको ऑल ऑफ अबव फिर लगाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन एक लाइन से 10 क्वेश्चन अपन बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप लोगों को लेकिन कम से कम थ्योरी आपकी कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, जो थ्योरी के पॉइंट से वो आपके क्लियर होना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमोरेज इज एंड सेप्टिक शॉक दे में कॉज शॉक इन प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर डिलीवरी। देखो कहीं आपसे पूछा जा सके कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, प्रेग्नेंट वुमेन के बाद में जो आफ्टर डिलीवरी के बाद में शॉक का सबसे कॉमन कारण क्या होता है, शॉक जानते हो ना, शॉक की कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर जो पल्स है वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्स, कोलैप्स। एक तरह से अंदर इसके अंदर पल्स बिल्कुल नहीं आती है, वो एकदम से कोलैप्स हो जाती है, वो कंडीशन होती है, शॉक होती है, और पेशेंट की डेथ हो जाती है, मतलब डेथ होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है, उससे कहते हैं शॉक, यानी उसके जितने भी वाइटल्स होते हैं, वाइटल्स वो क्या होने लगते हैं, फॉल डाउन होने लगते हैं, फॉल डाउन। वाइटल्स जानते हो ना, जैसे टेम्परेचर है ना, रेस्पिरेशन है, ये सब क्या होने लगते हैं, फॉल डाउन होने लगते हैं। कोमा अलग चीज होती है ना, कोमा अलग चीज होती है, कोमा, कोमा में अनकॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस होता है वो लॉस होती है, यहाँ पर कोमा नहीं है। कोमा वाला पेशेंट तो जिंदा रह सकता है, लेकिन कोलेप्स वाला पेशेंट क्या है, मर जाएगा थोड़ी देर में। तो इसके अंदर जो वाइटल्स है वो फॉल डाउन होने लगता है, जैसे बीपी कम होने लगता है, यूरिन आउटपुट कम, रेस्पिरेशन कम होने लगता है, और इसके अलावा पल्स गायब होने लगती है। तो ये जो सेप्टिक शॉक यानी कि पोस्टपार्टम हेमोरेज, और सेप्टिक शॉक यानी कि इन्फेक्शन, और सबसे ज्यादा जो सेप्टिक शॉक होता है वो किसकी वजह से होता है, यानी कि जो अबॉर्शन की वजह से, जो अबॉर्शन होता है ना, अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन, वो भी कौन सा, इलीगल, है ना, इलीगल। जैसे कई बार टेबलेट खा के बैठ जाते हैं, और क्या है, किसी को भी नहीं बताते हैं, घर में शर्म की वजह से नहीं बताते हैं किसी को भी, मैंने टेबलेट खा ली है ना, और फिर उनको बाद में क्या है, संक्रमण हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, शोक होने की चांसेस होता है। तो ये इलीगल अबॉर्शन की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन कॉज होता है ना। चलो,